गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे टू एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। हमने डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सिस्टम डिस्कस किया था। ओके, इंस्टेड ऑफ दैट हमने प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन के बारे में भी डिस्कस किया था। ठीक है, ओके। तो आज जो चीज़ें हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज रिलेटेड टू रॉ सिस्टम, रीनन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। ओके, जज़ाकल्लाह बेटा, थैंक यू। और लेवल ऑफ एडीएच के रॉ सिस्टम एडीएच है, ये किस तरह इफेक्ट करते हैं। और काइंडली बाकी लोगों को भी कह दें कि ऑनलाइन हो जाएं। ठीक है, तो डिफरेंट अगर हम फंक्शन ऑफ रॉ सिस्टम की बात करें तो व्हाट डू यू थिंक डिफरेंट फंक्शंस ऑफ किडनी की अगर हम बात करें तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द रीनल सिस्टम या फिर किडनी या एक्सक्रीटरी सिस्टम के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं? ओके, थैंक यू बेटा, वेरी मॉर्निंग, सलाम। क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम है, क्यों इम्पोर्टेंट है? ओके, और सेकेंड लेक्चर में हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को रिवाइज कर लेंगे। ओके बेटा, वीडियो अभी शो हो जाती है, लेक्चर अपडेट हो रहा है, अपलोड हो रहा था, ये शो हो गया। ओके, फिल्ट्रेशन ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को मेंटेन करता है, जीएफआर को मेंटेन करता है, बस इसके अलावा कोई और फंक्शन नहीं है इसका। ओके, यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के अलावा ठीक है, आज हमने जो डिस्कस करना है दैट इज़ कि वो कौन से हार्मोन्स हैं जो मेनली सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा हमने ट्यूबुलर सेक्रेशन को भी डिस्कस करना है। ये 3 से 4 चीज़ें आज हम डिस्कस करने लगे हैं, राइट। hypoxia is not a function of renal system. Erythropoiesis no doubt is a function of renal system. Autoregulation एक प्रोसेस है और यूरिन फॉर्मेशन उसका एक फंक्शन है, राइट। ओके, वेल, तो व्हाट आर द डिफरेंट हार्मोन्स? आपको क्या लगता है कि कौन कौन से हार्मोन्स हो सकते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं? इससे पहले अगर लेक्चर को थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, इसमें हमने ऑटो रेगुलेशन के बारे में डिस्कस किया था कि ऑटो रेगुलेशन में ये होता है
कि किडनी की अपनी एबिलिटी होती है जिसमें वो अपना ब्लड फ्लो इटसेल्फ मेंटेन करती है और उसको ऑटो रेगुलेशन कहा जाता है। ओके, इसके अलावा हमने रीनल थ्रेशोल्ड के बारे में डिस्कस किया था, या ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा के बारे में डिस्कस किया, या ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने एक एग्जांपल ली थी जिसमें जो कि ग्लूकोज का लेवल था दैट वाज 3.5 से लेके 8 मिलीमोल पर लीटर था। अगर इतना लेवल रहेगा ग्लूकोज का तो जो किडनी है उसको मैक्सिमम अमाउंट में रीअब्जॉर्ब करवा लेगी। अगर इससे एक्सीड करेगा लाइक 9 मिलीमोल तक चला जाता है या इससे ज़्यादा एक्सीड करेगा तो वो उसको रीअब्जॉर्ब नहीं करवाएगी बल्कि किडनी से इलिमिनेट होना शुरू होगा यूरिन के अंदर। ओके, तो एक किडनी की एक ऐसी एबिलिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द किडनी टू रीअब्जॉर्ब रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस इज नोन एज रीनल थ्रेशोल्ड या ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा या ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। ठीक है, इसके अलावा हमने सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है सबसे ज़्यादा पीसीटी के अंदर हो रही होती है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर हो रही होती है। और प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं। अब बेसिकली जो पीसीटी की लाइनिंग होती है ना, वो माइक्रोविलाई के साथ बनी होती हैं। और माइक्रोविलाई क्या करते हैं कि जब भी अब्जॉर्प्शन की बात आती है तो माइक्रोविलाई अपना सरफेस एरिया को बढ़ा लेते हैं। अब जैसे ही सरफेस एरिया माइक्रोविलाई बढ़ाएंगे तो उसकी रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। ओके, तो हम बात कर रहे थे माइक्रोविलाई की, कि वहाँ पे जो माइक्रोविलाई हैं वो अपना सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। सरफेस एरिया बढ़ाने की वजह से सबसे ज़्यादा जो अब्जॉर्प्शन है वो पीसीटी के अंदर होना शुरू हो जाती है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर। ओके बेटा, अब आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। ओके, बात कर रहे थे सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन की, तो रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा जो होती है वो पीसीटी के अंदर होती है। इवन बुक सेज के 60 to 70% जो रीअब्जॉर्प्शन है वो मेनली पीसीटी के अंदर हो रही होती है, और जो बाकी रिमेनिंग है
वो कन्वोलेटेड डिजिटल कन्वोलेटेड डीसीटी के अंदर होती है। जैसे ही फिल्ट्रेट वहाँ पे जाएगा तो जो रिक्वायर्ड अमाउंट होती है, रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं, उनकी रीअब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है। ओके, इसके अलावा हमने आज जो डिस्कस करना है चीज़ें, वो हार्मोन्स कौन कौन से सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के ऊपर एक्ट करते हैं। उसके अंदर 2 से 3 हार्मोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें एएनपी है, इंस्टेड ऑफ दैट एल्डोस्टेरोन है, इसके अलावा एडीएच है, और पैराथायराइड हार्मोन भी इफेक्ट कर रहा होता है। पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है विद द हेल्प ऑफ कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड से, जो कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम और फॉस्फेट को रेगुलेट कर रहा होता है। और दूसरा एडीएच होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है। अब ये जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सेक्रीट होता है। ये क्या करता है, ये डीसीटी के अंदर परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। डीसीटी एज वेल एज कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स की जो परमिएबिलिटी होती है, उसको इंक्रीज कर देता है। जैसे ही परमिएबिलिटी इंक्रीज होएगी तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स से होने लग जाती है। और इसके अलावा जो एडीएच है, इसका लेवल डिपेंड कर रहा होता है ओस्मोलैरिटी के ऊपर, वाटर के कंटेंट के ऊपर, के ब्लड के अंदर वाटर का कंटेंट कितना है। अब ये जो वाटर का कंटेंट है, दैट इज असेस्ड बाय ओस्मोरिसेप्टर्स। ओस्मोरिसेप्टर्स वाटर के कंटेंट को असेस करके हाइपोथैलेमस को बताते हैं। हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच को रिलीज करता है, और एडीएच क्या करता है, ये जाके डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स की परमेबिलिटी को इंक्रीज करवा देता है। वहाँ पे इक्वापोरंस प्रेजेंट होते हैं, इक्वापोरंस को ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से जो वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होने लग जाता है। ओके, दो हमने हार्मोन किए, वन वाज पैराथायराइड हार्मोन एंड अदर इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये एडीएच है। अब तीसरा जो है वो एएनपी है। एएनपी स्टैंड्स फॉर एट्रियल नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड। ये हार्मोन कार्डियोमायोसाइट से रिलीज होता है, या आप एट्रिया ऑफ द हार्ट भी कह सकते हैं कि एट्रिया में कार्डियोमायोसाइट्स पड़े होते हैं, हार्ट के सेल्स होती हैं जो एएनपी को रिलीज करती हैं। एएनपी तब रिलीज होएगा जब एटीरियल वॉल्व के अंदर स्ट्रेचनेस ज्यादा होने लग जाए। जब एट्रिया वॉल के अंदर स्ट्रेचनेस ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। अब स्ट्रेचनेस कौन सी कंडीशन में ज़्यादा हो सकती है, कि जब फ्लूइड वॉल्यूम या वेनस रिटर्न ज़्यादा होएगी, तो उसके रिजल्ट में एट्रिया के अंदर ब्लड ज़्यादा आएगा। जब एट्रिया के अंदर ब्लड ज़्यादा आएगा तो उसको फोर्सफुली ब्लड को इजेक्ट करना पड़ेगा। तो जितना वो फोर्सफुली इजेक्ट करेगा तो उसके अंदर जो एटीरियल वॉल्व होती हैं उनकी स्ट्रेचनेस बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब जैसे स्ट्रेचनेस बढ़ेगी तो ये स्ट्रेचनेस कार्डियोमायोसाइट्स को एक्टिवेट करेगी। कार्डियोमायोसाइट्स क्या करती हैं, एएनपी को रिलीज करते हैं, और एएनपी जैसे रिलीज होएगा, ये सोडियम और वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन होती है फ्रॉम द पीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, वहाँ से कम करवा देता है। ओके।
अच्छा सॉरी, हम बात कर रहे थे एएनपी की। ठीक है, हम एएनपी की बात कर रहे थे, एएनपी कब रिलीज होएगा? जी बेटा, मस्कुस्केलेटल सिस्टम की नेक्स्ट में रिवाइज कर लेंगे, लेकिन इसमें हम एएनपी डिस्कस कर रहे थे। तो एएनपी एट्रिया ऑफ द हार्ट से रिलीज होता है। रिलीज कब होएगा? जब ब्लड वॉल्यूम या वेनस रिटर्न इंक्रीज हो जाएगी। अब जैसे ही वेनस रिटर्न इंक्रीज होएगी, तो जो ब्लड हार्ट के अंदर आ रहा है या एट्रिया के अंदर आ रहा है या वेंट्रिकल के अंदर आ रहा है, तो एट्रिया और वेंट्रिकल को फोर्सफुली उस ब्लड को इजेक्ट करना पड़ेगा। जैसे इजेक्ट करेगा तो उसका मतलब है कि फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ा हुआ है या ब्लड वॉल्यूम बढ़ा हुआ है या वेनस रिटर्न बढ़ी हुई है। अब हमने क्या करना होता है, या एएनपी ने क्या करना होता है, कि जो सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है फ्रॉम द पीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स या कलेक्टिंग डक्ट्स, उस रीअब्जॉर्प्शन को कम करवा देना होता है। या आप ये कह दें कि जो सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहे होते हैं फ्रॉम द पीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, तो उसको रीअब्जॉर्ब नहीं होने देता, रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करवा देता है। जब रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट होएगी, तो उसके रिजल्ट में सोडियम और वाटर इलिमिनेट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही सोडियम और वाटर की इलिमिनेशन होएगी, तो उसके रिजल्ट में जो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस था या ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हुआ था, दैट विल बी रिड्यूस्ड। अब जो एएनपी है, दैट इज आल्सो ए एंटागोनिस्ट ऑफ एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाता है और पोटाशियम को एक्सक्रीट करवाता है। ओके, तो अगर सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवानी है, तो एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट हो जाएगा। अगर सोडियम और वाटर की इलिमिनेशन करवानी है, तो उसके रिजल्ट में एएनपी रिलीज होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये हार्मोन्स थे जो कि हमने डिस्कस किए हैं। अब तीसरा तीन हमने डिस्कस किए हैं। वन वाज पैराथायराइड हार्मोन, कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन कर रहा होता है। एडीएच के बारे में हमने डिस्कस किया है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, कि ये डीसीटी के ऊपर और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के ऊपर परमिबिलिटी को इंक्रीज करवाता है। अब एडीएच अगेन बेटा बता देता हूँ। बेटा एएनपी बीपी को डेफिनेटली लो करेगा। अगर बीपी ज़्यादा हुआ है, फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है या ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है, तब ये एएनपी रिलीज़ होएगा और रिलीज़ होने के बाद जाके पीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से सोडियम और वाटर को इलिमिनेट करवाएगा, रीअब्जॉर्ब नहीं करवाएगा। जब सोडियम और वाटर इलिमिनेट होंगे, तो ब्लड वॉल्यूम या फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। जब फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज होएगा, तो उसके रिजल्ट में वेनस रिटर्न कम होना शुरू हो जाएगी, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होएगा, कार्डियक आउटपुट कम होएगी और ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाएगा या नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो एडीएच की दोबारा बात कर लेते हैं बेटा। एडीएच जो है, इसने वाटर के लेवल को मेंटेन करना होता है, फ्लूइड वॉल्यूम के लेवल को मेंटेन करना होता है। अब ये फ्लूइड वॉल्यूम असेस कौन कर रहे होती हैं? ओस्मो रिसेप्टर्स होती हैं, जो कि फ्लूइड के लेवल को मेंटेन कर रहे होते हैं। ये यू कैन से कि जो ब्लड की ओस्मोलैरिटी है, उसको एडीएच मेंटेन कर रहा होता है। अब एडीएच कैसे मेंटेन करता है? विद द हेल्प ऑफ ओस्मो रिसेप्टर्स। ओस्मो रिसेप्टर्स वाटर के कंटेंट को मॉनिटर करते हैं, मेजर करते हैं। अगर वाटर का कंटेंट कम होता है, तो ये ओस्मो रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस को बताते हैं। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच रिलीज होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है। अब जैसे ही एडीएच रिलीज होएगा,
तो ये क्या करता है कि डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स की परमिबिलिटी है उसको इंक्रीज करवा देता है। इसके अलावा जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ पे एक्वा पोरन्स पड़े होते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं जहाँ से वाटर ने इलिमिनेट होने के बाद यूरन बनना होता है, तो वो वाटर को इलिमिनेट नहीं होने देता, वो एक्वा पोरन्स को ब्लॉक कर देता है। जैसे एक्वा पोरन्स ब्लॉक होंगे तो मोर वाटर रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इन सर्टेन कंडीशंस जब आप डिहाइड्रेटेड होते हैं या वाटर इनटेक कम हुआ होता है, या जिस तरह आज का इन्वायरमेंट है इस तरह का इन्वायरमेंट अगर होता है जिसमें एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही होती है, तो जो एडीएच है दैट विल बी एक्टिवेटेड। एडीएच एक्टिवेट होएगा तो वो वाटर जो कि यूरन में इलिमिनेट होना था वो इलिमिनेट नहीं होएगा, और यूरन है दैट विल बिकम कंसंट्रेटेड, तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा इलिमिनेट हो रहे होंगे, तो इसलिए उसका जो कलर है वो भी मोर येलोइश होना शुरू हो जाएगा। ओके, हमने 4 हार्मोन डिस्कस किए हैं। वन वाज पैराथायराइड हार्मोन, अदर वाज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तीसरा हमने एएनपी के बारे में डिस्कस किया है, और चौथा हमने एल्डोस्टेरोन के बारे में डिस्कस किया है। इसके अलावा एल्डोस्टेरोन के और भी इंडिकेटर्स हो सकते हैं, होते हैं, जिस तरह जैसे ही रीनल ब्लड फ्लो कम होएगा, ब्लड वॉल्यूम कम होएगा, ब्लड प्रेशर कम होएगा, सोडियम का लेवल कम होएगा, बेटा हाइपोथैलेमस के ऊपर इफेक्ट, जैसे ही ब्लड वॉल्यूम कम होएगा तो एडीएच को रिलीज करवाना शुरू कर देगा। हाइपोथैलेमस बेसिकली एक कंट्रोल सेंटर है जिसने सारी चीज़ों को मॉनिटर करना होता है। ट्रिगर जैसे ही जाता है इसने डिफरेंट मैकेनिज्म को एक्टिवेट करना होता है। अगर वाटर की डेफिशिएंसी होएगी तो ओस्मो रिसेप्टर के थ्रू ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट कर देता है और थ्रस्ट मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देता है, आपको प्यास लगनी शुरू हो जाती है। ओके, अच्छा, इसके अलावा हम एल्डोस्टेरोन की बात कर रहे थे, तो एल्डोस्टेरोन में जो इंडिकेटर्स हैं जो कि एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट करते हैं उनमें लो ब्लड फ्लो है टू दी किडनी। अगर किडनी की तरफ रीनल ब्लड फ्लो कम होगा तो एडीएच एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ब्लड वॉल्यूम कम होएगा, ब्लड प्रेशर कम होएगा, ब्लड सोडियम लेवल कम होएगा, या पोटाशियम का लेवल ज़्यादा होगा। तो ये 4 से 5 इंडिकेटर्स हैं जो कि एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट कर देती हैं। अब एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट कैसे होता है? सबसे पहले रीनन रिलीज होता है। रीनन जेसी सेल रिलीज कर रहे होते हैं और ये एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन के साथ मिलता है। एंजियोटेंसिनोजन एक प्रोटीन है दैट इज सिक्रीटेड या सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द लीवर। एंजियोटेंसिनोजन और रीनन मिलने के बाद एंजियोटेंसन 1 बनाते हैं। एंजियोटेंसन 1 जो है ये पार्शली वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। जैसे ही एंजियोटेंसन 1 बन जाता है तो एंजियोटेंसन कन्वर्टिंग एंजाइम दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम द लंग्स ये ज्वाइन करता है एंजियोटेंसन 1 को, और एंजियोटेंसन 1 को एंजियोटेंसन 2 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही एंजियोटेंसन 2 में कन्वर्ट हो जाता है तो एंजियोटेंसन जो 2 है ये पोर्टेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर है, ये वाइड स्प्रेड वेजो कंस्ट्रिक्शन काज करवा रहा होता है। जैसे ही वेजो कंस्ट्रिक्शन होएगी तो उसके रिजल्ट में भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एंजियोटेंसन जो 2 है ये जाके एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करता है, और एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करने के बाद वहाँ से ये एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है।
अब जैसे ही एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है तो ये जाके किडनी ट्यूब्यूल्स के ऊपर एक्ट करता है और वहां से ये सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। जैसे ही सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होएगी तो फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा पोटाशियम की एक्सक्रीशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाता है। पोटाशियम की एक्सक्रीशन होना शुरू हो जाएगी, सोडियम का लेवल इंक्रीज होएगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होएगा। उसके बाद ये इनहिबिट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ADH that is also controlled by negative feedback mechanism, aldosterone that is also controlled by negative feedback mechanism, and ANP that is also regulated by negative feedback mechanism। तो ये तीनों जो हार्मोन्स हैं, जिनमें ADH है, जिनमें एल्डोस्टेरोन है, जिनमें ANP है, ये तीनों नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल हो रहे होते हैं। बेटा क्या समझ नहीं आई? एल्डोस्टेरोन की सेक्रेशन, ये इसको रास सिस्टम भी कहा जाता है, रीनन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो कि हमने एक ब्लड वाले चैप्टर्स में भी डिस्कस किया था। ये बेसिकली वो सिस्टम है, रीनन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसमें हमने ये कहा था कि एग्जैक्टली बेटा रास सिस्टम अगेन बता देता हूँ मैं, कि एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन है दैट इज सिंथेसाइज फ्रॉम द लिवर और रीनन किडनी से रिलीज होता है। जेसी सेल एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल रिलीज करते हैं। रिलीज कैसे होता है कि मिकोला जो डेंजा है, ये सोडियम का कंटेंट ब्लड के अंदर मॉनिटर कर रहा होता है। जैसे ही सोडियम का लेवल कम होएगा तो ये जेसी सेल को एक्टिवेट करते हैं। जेसी सेल रीनन को रिलीज करता है और रीनन और एंजियोटेंसिनोजन ये ज्वाइन करते हैं। जैसे रीनन और एंजियोटेंसिनोजन ज्वाइन करेंगे तो ये एंजियोटेंसिन 1 बनाएंगे। एंजियोटेंसिन 1 जो है ये पार्शली वेसोकंस्ट्रिक्शन करता है, और जैसे एंजियोटेंसिन 1 बन जाएगा that will be converted into angiotensin 2 in the presence of angiotensin converting enzyme। अब ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है ये लंग्स से आ रहा होता है। जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 बन जाता है तो ये एंजियोटेंसिन 2 एज अ पोटेंट वेसोकंस्ट्रिक्टर। पोटेंट वेसोकंस्ट्रिक्टर का मतलब ये है कि ये वाइड स्प्रेड वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। ओके, इसके अलावा एंजियोटेंसिन 2 एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स से बेटा ये एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है। जैसे ही एल्डोस्टेरोन रिलीज होएगा तो ये जाके किडनी ट्यूब्यूल्स के ऊपर एक्ट करता है, और किडनी ट्यूब्यूल से ये सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवा देता है। जैसे ही सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होएगी तो उसके रिजल्ट में जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होएगा तो ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली इंक्रीज होएगा। इसके अलावा जो पोटाशियम है उसकी एक्सक्रीशन को इंक्रीज करवा देता है। ये भी अगेन एक नेगेटिव फीडबैक में किया जा रहा होता है। तो इस तरह एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है और ये सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, और ANP रिलीज होता है, ये सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है। तो जो ANP है इज द एंटागोनिस्ट ऑफ एल्डोस्टेरोन, अपोजिट काम करता है। दूसरा हमने कहा था कि ADH है। अब ADH क्या करता है कि ये ओस्मो रिसेप्टर, या जैसे ही ब्लड के अंदर वाटर का कंटेंट कम होता है या साल्ट की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाती है, तो ओस्मो रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस को डिटेक्ट करते हैं। हाइपोथैलेमस उस फ्लूइड को डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करके हाइपोथैलेमस को बताते हैं। हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को इंक्रीज करता है,
और पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, एडीएच को रिलीज करता है, और एडीएच वाटर की अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवा देता है। जैसे ही वाटर की अब्जॉर्प्शन इंक्रीज होएगी तो फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। बेटा एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन 2 अगेन एक हार्मोन है, और ये एंजियोटेंसिन 2 एंजियोटेंसिन 1 से 2 में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है ये बेटा लंग्स से आ रहा होता है। ओके, एएनपी बेटा एट्रियल नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड दैट इज सिक्रीटेड बाय एट्रिया ऑफ द हार्ट। कब सिक्रीट होएगा, जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जैसे ही ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होएगा तो जो आर्टीरियल वॉल्व है उनके अंदर जब ब्लड आएगा तो उसको फोर्सफुली ब्लड को इजेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही फोर्सफुली इजेक्ट करेगा तो स्ट्रेचनेस ऑफ आर्टीरियल वॉल्व इंक्रीज हो जाएगी। जैसे स्ट्रेचनेस ऑफ इंटीरियल वॉल्व इंक्रीज होएगी दैट विल ट्रिगर द कार्डियोमायोसाइट्स टू रिलीज द एएनपी। जैसे ही एएनपी रिलीज होएगा ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट करेगा। ब्लड के अंदर सर्कुलेट करने के बाद पीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के ऊपर जाके एक्ट करेगा और वहाँ से सोडियम और वाटर की एलिमिनेशन करवा देगा, ताकि जो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था उसको इसने डिक्रीज करवाना है। सपोज ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ था तो इसने ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करवाना है। फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था तो इसने फ्लूइड वॉल्यूम को डिक्रीज करवाना है। अब जो एल्डोस्टोन है वो क्या करता है कि एल्डोस्टोन कब रिलीज होता है, जब फ्लूइड वॉल्यूम कम होता है, जब ब्लड प्रेशर कम होता है, जब सोडियम का लेवल कम होता है, जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो एल्डोस्टोन एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अगर ब्लड वॉल्यूम कम है, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो तब एएनपी रिलीज होएगा और एएनपी सोडियम और वाटर को इलिमिनेट करवा देगा। तो इसलिए जो एएनपी है ये एल्डोस्टोन का एंटागोनिस्ट है कि उसके अपोजिट काम कर रहा होता है। गॉट इट। ये थे हार्मोन जो कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इनके थ्रू हो रही होती है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है बेटा, एएनपी वर्क्स अगेंस्ट एल्डोस्टोन नॉट एडीएच। एएनपी एल्डोस्टोन के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, इसके बाद हमने ट्यूब्यूलर सेक्रीशन के बारे में बात करनी है। पहले दिन हमने फिल्ट्रेशन की बात की थी। फिल्ट्रेशन में हमने प्रेशर की बात की थी, नेट फिल्ट्रेट प्रेशर को हमने डिस्कस किया था, ऑटो रेगुलेशन को डिस्कस किया था, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम को डिस्कस किया था। ठीक है, ओके, वेल, नो प्रॉब्लम बेटा। अब जो तीसरी चीज़ है वो ट्यूब्यूलर सेक्रीशन है। या श्योर बेटा, यू कैन आस्क। बेटा इनहिबिट एल्डोस्टोन कैसे होता है ये पूछना चाह रहे हैं। ये रास सिस्टम की इनहिबिशन कैसे होती है। इनहिबिशन किसकी बेटा पूछनी है। ओके, थ्रू आउट फीडबैक मैकेनिज्म बेटा बता देता हूँ। ठीक है, पहले हम एडीएच की बात कर लेते हैं कि एडीएच इनहिबिट कैसे होता है, कैसे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल होता है।
ओके, रास सिस्टम भी बता देता हूँ, दोनों बता देता हूँ बेटा। जो बेटा एडीएच है, पहली चीज़ तो है ये है कि हमने कहा था कि ओस्मो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करके हाइपोथैलेमस को बता रहे होते हैं, ठीक है। तो जब ब्लड की ओस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी या नॉर्मलाइज हो जाएगी तो ओस्मो रिसेप्टर्स इनिबिट कर देंगे कि मज़ीद हाइपोथैलेमस को ट्रिगर ही नहीं करेंगे। पहली इनहिबिशन ओस्मो रिसेप्टर्स करेंगे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच रिलीज नहीं होना क्योंकि ओस्मोलैरिटी नॉर्मल हो गई है, ठीक है। दूसरी इनिबिशन कहाँ पे होएगी कि जब जब सोडियम सॉरी जब वाटर की अब रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है तो जो ब्लड ओस्मोटिक प्रेशर है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही नॉर्मलाइज होएगा तो अगेन वहाँ से भी इनिबिशन हो जाती है। तो मेनली जो इनिबिशंस होती है वो ओस्मो रिसेप्टर से हो रही होती है क्योंकि ओस्मो रिसेप्टर्स ही ट्रिगरिंग मैकेनिज्म है। ओस्मो रिसेप्टर्स ब्लड ओस्मोटिक प्रेशर को मेजर कर रहे होते हैं। जैसे ही ब्लड ओस्मोटिक प्रेशर नॉर्मलाइज होएगा तो हाइपोथैलेमस को जो ट्रिगर जा रहा होता है वो इनहिबिट हो जाएगा। हाइपोथैलेमस को ट्रिगर इनहिबिट होएगा, एडीएच रिलीज ही नहीं होगा। एडीएच रिलीज नहीं होगा, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होएगी, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो इनहिबिशन है दैट इज फ्रॉम द ओस्मो रिसेप्टर्स, ये एडीएच था। अब जो बेटा रास सिस्टम है ना, रास सिस्टम की इनिबिशन 3 से 4 जगहों से हो रही होती है। पहली जो इनिबिशन होती है बेटा, जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 बनता है ना, एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, पोर्टेंट वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। अब पोर्टेंट वेजोकंस्ट्रिक्शन जैसे ही हो जाएगी तो उसके रिजल्ट में ब्लड वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। वेजोकंस्ट्रिक्शन होएगी तो वेनस रिटर्न बढ़ती है, वेनस रिटर्न बढ़ेगी, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। तो सिर्फ अगर वेजोकंस्ट्रिक्शन ने ही काम करवा दिया, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवा दिया है तो यहाँ से इनिबिशन हो जाएगी, ओके। दूसरी इनिबिशन बेटा, जैसे ही किडनी ट्यूब्यूल से एल्डोस्टेरोन सेक्रेट हो जाता है, एल्डोस्टेरोन किडनी से सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाना शुरू कर देता है। जैसे सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्प्शन होएगी तो उसके रिजल्ट में ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये ब्लड वॉल्यूम जैसे ही नॉर्मलाइज होएगा तो अगेन ब्लड वॉल्यूम से इनिबिशन हो जाएगी कि ब्लड वॉल्यूम नॉर्मलाइज हो गया है, अब और एल्डोस्टेरोन की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही एल्डोस्टेरोन की और ज़रूरत नहीं होएगी तो एल्डोस्टेरोन एड्रीनल कॉर्टेक्स से और ज़्यादा सेक्रेट ही नहीं होएगा। दूसरी इनिबिशन, जैसे ही ब्लड वॉल्यूम नॉर्मलाइज होएगा इनिबिशन हो जाएगी। तीसरा बेटा इंडिकेटर जो हमने डिस्कस किया था कि सोडियम का लेवल है। बेटा जैसे सोडियम का लेवल नॉर्मलाइज होएगा, सोडियम का जो लेवल था वो 135 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। तो जैसे सोडियम का लेवल नॉर्मलाइज होएगा या नॉर्मल रेंज के अंदर आएगा तो अगेन एल्डोस्टेरोन की इनिबिशन हो जाएगी कि नो मोर एल्डोस्टेरोन इज रिक्वायर्ड। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स से अगेन एल्डोस्टेरोन रिलीज ही नहीं होएगा। तो ये 3 से 4 जगह से इनिबिशन हो रही होती है। पहली इनिबिशन एंजियोटेंसिन 2 वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। जैसे ही वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज हो जाता है या नॉर्मलाइज हो जाता है तो नो मोर सेक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, पहली इनिबिशन हो गई। दूसरी इनिबिशन एड्रीनल कॉर्टेक्स से हो रही होती है। एड्रीनल कॉर्टेक्स ने एल्डोस्टेरोन को सीक्रेट करवाना होता है। अब जैसे ही ब्लड का वॉल्यूम नॉर्मल होएगा, ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल होएगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होएगा तो एड्रीनल कॉर्टेक्स तक मैसेज जाएगा या डायरेक्ट किडनी तक मैसेज जाएगा कि भाई रीनन और सिक्रीट ही ना करें। जैसे रीनन सिक्रीट नहीं होएगा वो एंजियोटेंसिनोजन के साथ नहीं मिलेगा, एंजियोटेंसिनोजन के साथ नहीं मिलेगा, बाकी का कैस्केड स्टार्ट ही नहीं होगा, ओके। अब तीसरी जो इनिबिशन है बेटा वो सोडियम का लेवल है। जैसे सोडियम का लेवल इंक्रीज होएगा, सोडियम के लेवल इंक्रीज होने के साथ क्या होगा कि एड्रीनल कॉर्टेक्स तक मैसेज जाएगा और एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या करेगी कि जो एल्डोस्टेरोन की सेक्रीशंस थी उसको इनिबिट करवा देगी, ओके। तो ये इस तरह नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल हो रहा होता है। वेल अब जो तीसरी चीज हमने आज डिस्कस करनी है दैट इज ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। अच्छा, ट्यूब्यूलर सेक्रीशन और एक्सक्रीशन दो चीजें हो रही होती हैं। ट्यूब्यूलर सेक्रीशन में ये होता है कि वो वेस्ट प्रोडक्ट्स या फॉरेन कोई भी मटेरियल्स जिसके अंदर ड्रग्स हो सकती हैं, जिसके अंदर कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं दैट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी दैट मे बी एलिमिनेटेड।
अब जैसे ही वो फिल्ट्रेट के अंदर जाएंगे वहाँ पे वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते हैं और उसके बाद इनको प्री ट्यूब्यूलर कैपिलरी से फिल्ट्रेट की फॉर्म में कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से एक्सक्रीट आउट करवा दिया जाता है, इनकी सिक्रीशन हो जाती है। लेकिन वहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हाइड्रोजन आयन है वो सिक्रीट हो रहे होते हैं और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्सक्रीशन हो रही होती है। लाइक अगर हम वेस्ट प्रोडक्ट्स इसके अंदर बात करें, लाइक कोई ड्रग्स हो सकती हैं, इसके अलावा यूरिया क्रिएटिनिन इनका लेवल हो सकता है। तो ये सब्सटेंसेस क्या करेंगे, जैसे ही प्रीट्यूब्यूलर कैपिलरी में जाएंगे उसके बाद फिल्ट्रेट में जाने के बाद कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से एलिमिनेट हो जाएंगे, इनकी एक्सक्रीशन हो जाएगी कि these waste materials are no more required for the body। लेकिन ट्यूब्यूलर जो सिक्रीशन होती है उसमें हाइड्रोजन आयंस आर सेक्रेटेड टू मेंटेन द नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड पीएच। You can say कि tubular secretion of hydrogen ion is necessary for the maintenance of acid base balance। कि जब हम एसिड बेस बैलेंस की बात करते हैं या सिंपल आप पीएच की बात करते हैं तो उसके रिजल्ट में ट्यूब्यूलर सेक्रीशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयंस हैं दैट आर सिक्रीटेड टू मेंटेन द नॉर्मल पीएच ऑफ द ब्लड। ओके, तो ये 3 चीज़ें थी जो हमने आज डिस्कस करनी थी। अब इनको हम स्लाइड्स के ऊपर देख लेते हैं कि ट्यूब्यूलर सेक्रीशन, अब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेशन, ये हमने लास्ट पे डिस्कस किया था। ये यूरिन फॉर्मेशन की स्टेजेस कौन कौन सी हैं, इनको अगेन हमने कल नेट प्रेशर, नेट फिल्ट्रेट प्रेशर के बारे में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये अगेन हम आज देख लेते हैं इनको। ठीक है, ये बेटा अगर आप जूम करके देखेंगे तो ये आपको नज़र आ जाएगा, उम्मीद तो है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है बेटा इंट्रिंसिक कंट्रोल रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। रीनल ऑटो रेगुलेशन हमने पहले डिस्कस किया था कि रेट ऑफ फिल्ट्रेट प्रोडक्शन मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड विद द रीअब्जॉर्प्शन रेट। रीनल ऑटो रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि किडनी के अंदर एबिलिटी होती है कि उसने रीअब्जॉर्प्शन कितनी करवानी है और प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन हो रही है उसके अकॉर्डिंग उसने रीअब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन करवानी होती है। इसके अलावा मायोजेनिक मैकेनिज्म होता है जिसमें सर्कुलर मसल अराउंड द ग्लोमेरुलर आर्टरीज रिएक्ट टू प्रेशर चेंजेस। अब ये जो प्रेशर चेंजेस हैं ये बेटा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होएगा, दैट विल लीड टू वेजोकंस्ट्रिक्शन। वेजोकंस्ट्रिक्शन की वजह से अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज होएगा तो दैट विल बी ड्यू टू वेजोडाइलेशन। और ट्यूबुलर फीडबैक मैकेनिज्म में कोलाडेंजा सेल्स जो कि सोडियम का कंटेंट मॉनिटर कर रहे होते हैं, अब ये एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इन्होंने सैल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट या साल्ट कंटेंट ऑफ ब्लड भी कह सकते हैं कि इन्होंने साल्ट कंटेंट ऑफ ब्लड को मॉनिटर करना होता है। अगर लो कंसंट्रेशन में होगा तो वेजोडाइलेशन करवा देंगे, वेजोडाइलेशन होगी। अगर हाई कंसंट्रेशन होगी तो वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। अब जो चौथा मैकेनिज्म है दैट इज रीनन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। अब रीनन कहाँ से रिलीज हो रहा होता है, जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से। अब ये जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल दैट आर ट्रिगर्ड बाय मिकोलाडेंजा, इन्होंने रीनन को रिलीज किया। अब ये जो रीनन है दैट विल जॉइन विद द एंजियोटेंसिनोजन दैट इज प्रोटीन एंड सिंथेसाइज फ्रॉम द लीवर। अब रीनन और एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन जैसे ही मिलेंगे दैट कन्वर्ट टू एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 बनेगा। उसके बाद ACE आएगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम,
और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और एंजियोटेंसिन 2 जो है ये वाइड स्प्रेड, ये ग्लोबल वेज़ोकंस्ट्रिक्टर है और उसके रिजल्ट में ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करता है और एड्रीनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है और एल्डोस्टेरोन जैसे ही रिलीज होएगा तो ये सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा देगा और पोटाशियम को इलिमिनेट करवा देगा। इसके अलावा अदर फैक्टर्स दैट काजेज रिलीज ऑफ रीनन, वो फैक्टर्स जो कि रीनन को रिलीज करवा रहे होते हैं या रास सिस्टम को ट्रिगर कर रहे होते हैं, दीज आर रिड्यूस स्ट्रेच ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, दूसरा स्टिमुलेशन ऑफ मेकोला डेंसा, तीसरा स्टिमुलेशन ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके अलावा एक्सट्रिंसिक कंट्रोल की बात करें, दैट वाज अबाउट इंट्रिंसिक कंट्रोल। एक्सट्रिंसिक कंट्रोल की बात करें तो जिसके अंदर सिंपैथेटिक इनर्वेशन आती है और सिंपैथेटिक में जैसे ही ये क्या करती है कि सिंपैथेटिक अगर डिवीजन एक्टिवेट होएगी तो दैट विल इंक्रीज द रिलीज ऑफ रीनन, और अगर एपिनेफ्रिन रिलीज होएगी तो दैट विल आल्सो इंक्रीज द रिलीज ऑफ वेज़ोकंस्ट्रिक्शन। वेज़ोकंस्ट्रिक्शन इंक्रीज होएगी तभी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अगर रीनन रिलीज होएगा तो दैट विल आल्सो इंक्रीज द लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर। इसके बाद हमने ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन की बात की है कि रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ये रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है, ये नीचे डायग्राम में भी शो किया गया है कि पहला तो ये है कि जो फिल्ट्रेट होता है ऑल फ्लूइड एंड इट्स सॉल्यूट्स पुश्ड इनटू द कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल के अंदर जैसे ही ग्लोमेरुलाई के अंदर आता है, फिल्टर होने के बाद ये कैप्सूल के अंदर चला जाता है। दूसरा जो यूरन होता है फिल्ट्रेट माइनस रीअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस, अगर हम यूरन को डिटेक्ट करते हैं तो ये वो फिल्ट्रेट को अगर हम रीअब्जॉर्ब सब्सटेंसेस से माइनस कर दें जो बाकी चीज़ बनती है दैट इज यूरन। तीसरा रूट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, वहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियल प्रोसेस होता है जिसके अंदर लिमिनल सरफेस ऑफ ट्यूब्यूलर सेल्स इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। बेजोलेटरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ट्यूब्यूल्स के अंदर, वो अपना सरफेस एरिया बढ़ाना शुरू कर देती है। इसी तरह इंटरस्टिशियल फ्लूइड बिटवीन द ट्यूब्यूलर सेल और कैपिलरीज ये इंक्रीज होता है और एंडोथीलियल ऑफ द प्रीट्यूब्यूलर कैपिलरीज जो होती हैं या माइक्रोविलाई वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, वो इसकी रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवा देती हैं। इसमें क्या होता है कि वो शुगर सब्सटेंसेस या अमाइनो एसिड्स जो कि लार्ज होते हैं जिनको इलिमिनेट नहीं होना होता दैट आर रीअब्जॉर्ब्ड। इसके अलावा वाटर और आयनिक रीअब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द हार्मोनल कंट्रोल, और वो हार्मोन्स तीन तरह के हैं, तीन हार्मोन्स होते हैं, वन इज एडीएच, सेकंड वन इज एएनपी एंड थर्ड वन इज एल्डोस्टेरोन। इनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप इसको एक डायग्राम है देखिएगा तो ये फिल्ट्रेट ल्यूमिनल ल्यूमन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सोडियम और इनसाइड जा रही होती है और उसके साथ जो दो पोटाशियम होते हैं वो बाहर जा रहे होते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। उसके बाद प्रीट्यूब्यूलर कैपिलरीज के अंदर आ रही होती हैं और ये इंटरल्यूब्यूलर आर्टरीज हैं, देन एफरेंट आर्ट्रियोल्स लेके आती हैं जहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है ग्लोमेरुलाई के अंदर। उसके बाद फिल्ट्रेट बनता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स के अंदर। देन ओनली वन एफरेंट आर्ट्रियोल्स होती हैं जो कि फ्लूइड या ब्लड को वापस लेके जा रही होती हैं, और जो चीज़ें रीअब्जॉर्ब नहीं होती वो रीअब्जॉर्ब ना होने की वजह से अगेन यूरन की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाती हैं। ओके, बाकी हम देखते हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। ब्रेक बेटा, ओके दोबारा बेटा बता देता हूँ। और एक्टिव और ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन और पैसिव ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन ये कैसे होती है, ये भी आज हमने डिस्कस करना है, और ट्यूबुलर सेक्रीशंस को भी डिस्कस करना है। लेकिन टाइम अच्छा 10:09:55 हो गए हैं। ओके बेटा, एक्टिव में ये होता है ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम की हमने पहले बात कर ली है। इसके अलावा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि ये इनकी एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। और जो सोडियम है, जो HCO3 है, जो क्लोराइड्स हैं,
इनकी पैसिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। और कुछ नॉन रीअब्जॉर्ब सब्सटेंसेस भी होते हैं जिनके अंदर यूरिया होता है, क्रिएटिनिन होता है, यूरिक एसिड्स होती हैं। लेकिन ये डिफरेंट रीजन्स के अंदर कहाँ कहाँ पे कितनी एब्जॉर्प्शन होती है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अभी चलें ब्रेक ले लें आप लोग, उसके बाद इंशाल्लाह हम रीअब्जॉर्प्शन को अगेन डिस्कस करने के बाद जो मस्कुलस्केलेटल सिस्टम है उसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है।